टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क क्या होता है। ठीक है, तो वर्क यहाँ पे देखो दिया हुआ है। यहाँ पे 4 एक्टिविटी दिया हो हमारे पास। एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, एक गाना गा रहा है, एक दौड़ रहा है और एक दीवार को ढकेल रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सारे के सारे कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर देखा जाए तो इसमें से कौन काम कर रहा है और कौन नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर वर्क होता क्या चीज़ है, कि इसको वर्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो दिया हुआ है वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। मतलब ये हुआ कि वर्क क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उस पर फोर्स लगा करके, और वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। तो वर्क के लिए क्या कंडीशन हो गया, 2 कंडीशन, फोर्स और मोशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो इसमें देखते हैं, तो ये जो पहला बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है ये ना ही फोर्स लगा रहा है और ना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस कोई वर्क इसमें नहीं हो रहा है। ये भी ना कोई फोर्स लगा रहा है ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसमें भी कोई वर्क नहीं। ये एक देखा जाए तो ये फोर्स तो लगा रहा है बट वॉल इज नॉट मूविंग, मोशन नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो वर्क इज 0। ठीक है, बट काम तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो ये वर्क हम लोग बोल सकते हैं हाउ, बिकॉज यहाँ पे देखो कि ये अपने मस्कुलर फोर्स को लगा करके अपने बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन हो गया कि फोर्स भी लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी, तो ये हो जाएगा वर्क। ठीक है, देन मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन वर्क एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारे पास। ठीक है, मैथमेटिकली वर्क कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि अगर ऐसा हो कि हमारा फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रही है और दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चूंकि दोनों का दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो हो गई। अब अगर दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा है, देन हाउ वी विल मेजर द वर्क। वी कैन मेजर वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा एक्चुअली में क्या होता है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो फोर्स है इसको 2 पार्ट में हम लोग तोड़ देते हैं। एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। तो हम लोग कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जिस कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क का ये कंपोनेंट ना, फोर्स का ये कंपोनेंट ना लेकर के हम लोग ये कंपोनेंट लेते हैं, और ये कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क का। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क में हम लोग देखते हैं, यहाँ देखो 2 यूनिट आपके पास दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है SI यूनिट जो कि होता है जूल। ठीक है, दूसरा है CGS यूनिट। CGS यूनिट में इसका वैल्यू होता है अर्ज। ठीक है, CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब CGS यूनिट का मतलब हो गया कि लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ये हो गया अर्ज, और ऐसा यूनिट तो मालूम ही है। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशन ऑफ जूल एंड अर्ज, तो अर्ज और जूल में ये रिलेशन होता है 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ द वर्क, तो वर्क के डायमेंशन के लिए यहाँ देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ML का पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है कैपिटल L। अगर इन दोनों को हम कॉम्बाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ML² का पावर -2। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी टॉपिक देखा उसमें देखो कि अगर हम लोग बात करते हैं कंडीशंस ऑफ वर्क। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ वर्क मतलब वर्क होने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला कंडीशन, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, फोर्स तो अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। और तो और ये जो हमारे पास कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्चुअली में क्या होता है ना, कॉस
90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 0। तो अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, वर्क भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मस्ट नॉट बी परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, सपोज दैट कि ये हमारे पास ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में ना होकर के ऐसे हो जाए और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाए, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो यही हमारे पास 3 कंडीशन दिया हुआ वर्क और डन का, फोर्स अप्लाई होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, दोनों का दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क में। तो वर्क को यहाँ 3 टाइप में हमने बांटा है। पहला आपके पास दिया हुआ है पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क और तीसरा जो है हमारे पास जीरो वर्क। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क का। तो देखो यहाँ पे सबसे इजी कंडीशन है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर in the same direction, when the displacement produced is in the direction of the force, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो तो इस कंडीशन में पॉजिटिव वर्क होता है, ठीक है। नेगेटिव वर्क के लिए तो सिंपली जस्ट इसका ऑपोजिट, when the displacement produced is in the opposite direction of the force applied, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। सपोज दैट यहाँ पे देखो दिया हुआ है ये फोर्स इधर लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आप इसको नेगेटिव वर्क बोल दीजिएगा, ठीक है। या फिर तो अगर एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और आपका फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, तो इस कंडीशन पे वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। अब सॉरी वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब हम लोग बात करते हैं जीरो वर्क। तो जीरो वर्क में क्या हो गया तुम्हारे पास, व्हेन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड एंड द फोर्स अप्लाइड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड और फोर्स अप्लाइड, यानी कि ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया फोर्स, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो जीरो वर्क हो जाएगा, ठीक है। जीरो वर्क की और भी कंडीशन है, अगर फोर्स जीरो हो जाए, अगर मान लेते हैं F इक्वल टू जीरो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, अगर ये कंडीशन भी होता है तो वो जीरो वर्क के कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारे पास नाउ वी विल सी डेफिनेशन ऑफ वन जूल वर्क, ठीक है। वन जूल वर्क यहाँ पे देखो किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग ये नहीं ये देखा कि फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा करते हैं कि F इक्वल टू 1 न्यूटन ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1 मीटर ले लेते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1 जूल। तो यह क्या हो गया तुम्हारे पास, देखो ये तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, okay, if a force of 1 newton is applied on an object and the object is displaced थ्रू 1 मीटर, तो जो वर्क होगा वो 1 जूल का होगा और हम लोग इस तरह से 1 जूल वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट if an object is displaced through 50 मीटर by applying 10 न्यूटन वर्क। तो यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और वो डिस्प्लेस हुआ 50 मीटर, यहाँ पे देखो फोर्स हो गया 10 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर, तो हम लोग वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ था वर्क इक्वल टू F इंटू एस। तो F का वैल्यू 10 न्यूटन, एस का वैल्यू 50, तो हो गया 500 न्यूटन। ये हो गया क्या SI यूनिट में। अगर हम लोग इसको CGS में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास देखिए दिया हुआ था 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7
अर्ज, ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। तो 500 जूल का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर 7 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 जूल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 9 अर्ज। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इफ ए फोर्स, क्लियर, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट 100 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वर्क कितना होगा, और दोनों के बीच का एंगल भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में डब्ल्यू वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स एफ इंटू एस। फोर्स का वैल्यू कितना था 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट था 100 और थीटा का वैल्यू था 60, तो कॉस थीटा, ठीक है। तो 5 इंटू 100, 500 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2। तो हमारे पास कितना आ गया टोटल वर्क कैलकुलेटेड 250, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था वर्क एंड इट्स टाइप। ओके।